सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलआईसी देहरादून के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी ने ये रकम बिल पास करने के नाम पर एक ठेकेदार से ली। ट्रैप सफल होते ही सीबीआई की टीम आरोपी के आवास पर पहुंची। वहां देर शाम तक पड़ताल जारी रही। घर में नकदी, बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी खंगाली गई। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के पास एक ठेकेदार ने शिकायत की थी। बताया कि उनके कई बिल एलआईसी मंडल कार्यालय हरिद्वार रोड के इलेक्ट्रिक इंजीनियर भगवती प्रसाद ने रोके हुए हैं। बिल पास करने की बात की तो इंजीनियर बकाया बिलों और पहले भुगतान किए गए बिलों के कमीशन के बदले 57,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। दोनों पक्ष 40,000 रुपए की रिश्वत पर सहमत हुए। ठेकेदार रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे लेकर सीबीआई देहरादून कार्यालय में शिकायत की। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब एलआईसी का मामला है, जहां पर एलआईसी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से सीबीआई ने कार्रवाई की है, ग्राउंड क्या है इस कार्रवाई का और कौन वो ठेकेदार है जिसने शिकायत की है? जी दिव्या, देखिए, लगातार भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार उत्तराखंड में नहीं पनपने दिया जाएगा, ऐसे में कल की अगर बात की जाए तो कल एक मामला सामने आया जिसमें कि एक अधिकारी को रिश्वत लेते जो है रंगे हाथ पकड़ा गया। और ऐसे में जो बिल पास करने को लेकर एक ठेकेदार जो है वो अब जब एलआईसी में गया तो वहाँ पर बिल पास करने के नाम पर उन्होंने उससे 40,000 रुपये में जो है तय किए कि 40,000 रुपये उसके लिए रिश्वत लगेगी, जिसके लिए उन्होंने किस्तें बांधी। तो जो पहली किस्त थी वो 15,000 रुपये देनी थी, जिसे 15,000 की किस्त पहली ही किस्त थी जो जिसे लेते हुए रंगे हाथ जो है सीबीआई ने उन्हें पकड़ा है। और ठेकेदार ने जो है शिकायत भी की, उनसे बिल पास कराने के नाम पर जो है वो रिश्वत मांगी जा रही है। पहले 50,000 रुपये मांगे जा रहे थे, लेकिन 50,000 से 40,000 रुपये पर बात तय हुई तो उसकी पहली किस्त जो है 15,000 रुपये वो दे रहे थे। तो जिसके साथ ही रंगे हाथ जो है सीबीआई ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया। और उसके बाद उनके ऑफिस में और घर पर भी छापेमारी की और वहाँ पर भी कई जरूरी दस्तावेज इस तरीके के मिले हैं, इस तरीके की सूचना भी आ रही है। तो वहीं ऐसे में आज उन्हें जो है सीबीआई कोर्ट में भी जो है पेश किया जाएगा और वहाँ पर भी उनसे पूछताछ होगी और आगे जांच होगी कि अभी तक क्या ये पहला ही मामला था जिसमें वह इस तरीके की रिश्वत ले रहे थे या इससे पहले भी कई तरह की रिश्वत ले चुके हैं। तो इसको लेकर पूरी जाँच भी होगी और उस पर जो है सुनवाई भी होनी है और ऐसे में पूछताछ उनसे जो है पूरी होगी। सीबीआई ने भी लगातार जो है पूछताछ उनसे चल रही है। इसकी जो है भ्रष्टाचार जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उसमें अधिकारी ही संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अब सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। उनके जो है ठिकानों पर छापेमारी भी जो है वो हो रही है। तो ऐसे में आगे जांच भी होगी। जांच में पता लगेगा कि अभी तक वो कितनी रिश्वत ले चुके हैं, कितने लोगों से रिश्वत ले चुके हैं और कब से इस कार्य को इस तरीके से वो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है यूपीसीएल में भी एक अधिकारी से जो है रिश्वत लेते उसे भी उसे पकड़ा गया है। और ऐसे में वहाँ पर भी एक अधिकारी जो है दलाल के माध्यम से रिश्वत ले रहा था। बिजली का कनेक्शन देने के नाम पर जो है रिश्वत मांगी गई। जब उपभोक्ता बिजली का बिल कनेक्शन लेने गया तो उससे रिश्वत मांगी गई और उस तरीके से वहाँ पर भी जो है एक अधिकारी को पकड़ा गया है। तो इस तरीके के दो मामले सामने आए हैं और ऐसे में अब जो है कोर्ट में सुनवाई भी होगी, उसके में पूछताछ भी होगी। और इनके साथ साथ कई अन्य लोग भी हैं या ये अकेले ही रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं, ये अन्य कौन लोग हैं जो इसमें संलिप्त है, उसको लेकर भी पूरी पूछताछ जो है वो होगी। और उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर कब से ये इस कार्य को कर रहे हैं, कब से रिश्वतखोरी का कार्य जो है वो चल रहा है, कितने लोगों से रिश्वत ये ले चुके हैं और अब तक कितनी रिश्वत जो है वो ले चुके हैं। तो इसको लेकर सुनवाई होगी और उसके बाद तब सब चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर कि अब तक कितने लोगों से ये रिश्वत जो है वो ले चुके हैं। अच्छा अरुण, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे क्योंकि जो एलआईसी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके आवास पर भी छापा पड़ा है। क्या कुछ दस्तावेज यहाँ से हाथ लगे हैं? कोई ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ टीम ले गई है जो आगे लिंक अप हो सकते हैं कहीं पर? कितनी नकदी यहाँ पर मिली है? क्या पूरा डेटा है?
जी दिव्या, देखिए ज़रूर जब उन्हें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन्हें पकड़ा गया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ भी की गई और उसके साथ साथ उनके ऑफिस और घर पर भी जो है छापेमारी की गई। हालांकि ये सूचना आ रही है, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है कि कितनी नकदी बरामद हुई है या कितना क्या कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि ये सूचना आ रही है कि कुछ दस्तावेज जो है वहाँ से बरामद किए गए हैं और ऐसे में उन दस्तावेजों की भी जाँच हो रही है कि वो दस्तावेज इससे रिश्वतखोरी से लिंक अप तो नहीं है, अभी तक वो कितने ऐसी तरीके के कार्य कर चुके हैं। तो ये तमाम जांच हो रही है और आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में भी उनकी सुनवाई होनी है, वहां पर भी उनसे पूछताछ होगी, जांच होगी और उसके बाद ही जब जांच होगी उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आएगी कि आखिर अब तक वो कितने लोगों से रिश्वत ले चुके हैं और जो दस्तावेज पाए गए हैं उन दस्तावेजों में क्या है, क्या उनका रिश्वत से उनका लिंकअप है, किस तरीके की वो कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी को लेकर जाँच में ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर वो अब तक इस तरीके का कार्य कितने लोगों से रिश्वत ले चुके हैं, कब से कार्य कर रहे हैं। तो तमाम ये चीजें अभी जांच में स्पष्ट होगी। अच्छा अरुण, आपने यूपीसीएल का भी जिक्र किया कि यूपीसीएल के भी एक अधिकारी को यहाँ पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जीरो टॉलरेंस की बात इस प्रदेश में की जाती है कि यहाँ पर करप्शन के लिए सख्त जो है प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई रिश्वत लेता है या कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में क्या कार्रवाई अब देखने में लाई जा सकती है तमाम विभागों में जहां करप्शन हो रहा है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और लगातार उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से दो मामले सामने आए हैं, इसको लेकर पूरी कार्यवाही चल रही है और ऐसे में पूरे जो है तुरंत एकदम एक्शन मोड में जिस तरीके से सीबीआई आई और उन्हें गिरफ्तारी की, उसके बाद छापेमारी भी की और आज विशेष कोर्ट में उनकी सुनवाई भी होनी है, उनसे पूछताछ भी होगी। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे सरकार जो है सभी विभागों में इस तरीके के कार्य करें और जहाँ पर भी कुछ ऐसी क्योंकि अगर पहले से भी बात की जाए तो इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब विभागों में इस तरीके कितने का कुछ कार्यवाही होती है, किस तरीके से जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके नस को पकड़ने के लिए क्या अभियान चलाया जाता है, किस तरीके के कार्य किया जाता है, ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ पर इस तरीके की सूचनाएं मिलती है तब तुरंत कार्यवाही जो है वो सीबीआई के द्वारा या अन्य जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है वो कार्यवाही की जाती है और ऐसे में जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही भी होती है। लेकिन अब आगे इसमें किस तरीके से अभियान चलाया जाता है, जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसे किस तरीके से रोका जाता है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। ब्रिज क्षेत्र में वैसे तो महोत्सवों की कोई कमी नहीं होती, यहाँ समय समय पर मंदिरों में विशेष आयोजन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें बरसाना की तो यहाँ राधाष्टमी महोत्सव का अपना एक विशेष स्थान है। राधाष्टमी महोत्सव लगभग 5000 से ज्यादा सालों से मनाया जा रहा है। इसे मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं के साथ सखियां बरसाना पहुंचती हैं, जहां वो नृत्य की प्रस्तुति कर अपने भाव को प्रकट करती हैं। देखिए, आप देख ही सकते हैं, आप मेरे पीछे आजू बाजू कितने कलर्स में लोग यहाँ पे दिख। सहारनपुर के ढिक्का टपरी में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता सन्नी ठाकुर ने करीब 24 गांव के राजपूत समाज समेत अन्य 36 बिरादरियों के युवाओं ने सपा को छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी चुनाव जीतने की रहती है। अपने समाज की हो उसे कहने से तो है ये परिवार आज बीजेपी में सम्मिलित हुआ। आप वहीं हरियाणा सीमा में स्थित यूपी के ढिक्का टपरी गांव में आयोजित कार्यक्रम में
यमुनानगर जिले के चुनाव प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शिरकत की। इस दौरान एचएनएन 24/7 ने हरियाणा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश राणा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा चुनाव में चारों ओर बीजेपी ही बीजेपी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुरेश राणा ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा सत्ता की लड़ाई रही है। ये लोग सत्ता की कुर्सी के चक्कर में सत्ता को बचाने और पाने के लिए हर कार्य करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी मौजूद हैं। हरियाणा के चुनाव को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं पार्टी की ओर से। सर, लगातार आप काम कर रहे हैं हरियाणा में, कई विधानसभा की आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्या कैसे कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है पिछले 15 दिन से मैं कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा में हूँ। मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लोगों ने मन बनाया है। और मैंने आम कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव में जाकर, गली-गली में जाकर लोगों से पूछा, बातचीत की, आखिर ये भाजपा ही क्यों? तो उनके मन के उद्गार में जानना चाहता था। तो लोगों ने कहा, साहब मोदी जी ने जो काम किया है वो बेमिसाल है और पूरी दुनिया में भारत को जो सम्मान मिला है और सम्मान के साथ साथ गरीब कल्याण के जो काम फोकस किए हैं। अब 150 करोड़ रुपया एक साल के अंदर अकेले यमुनानगर को किसान सम्मान निधि का मिलता है। 60,000 से ज़्यादा परिवार अकेले यमुनानगर जिले में हमारे शौचालय के माध्यम से उनको जोड़ा गया है। और एक गरीब के नीचे से नीचे तबके से लेकर के ऊपर तक सबकी चिंता करना, बिना पर्ची बिना खर्ची 6-7 लाख लोगों को रोजगार मिला है बिना किसी एक पैसा खर्च किए। अभी उत्तर प्रदेश की भर्ती पुलिस के लोग देख रहे हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता। तो ये जो भाजपा का स्टाइल है, जो काम करने का स्टाइल है और सब लोगों को साथ जोड़ने का, सभी वर्गों को साथ जोड़ने का और सबको साथ लेकर के चलने का, ये बहुत पसंद आ रहा है युवाओं को। और बहनों को उनका सम्मान, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, ये एक तरह से मोदी जी की दीवानगी है लोगों के मन में। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी जी का जलवा है और हरियाणा में भी आदरणीय नायब सैनी को लेकर के लोगों की बहुत अच्छी सोच है। लोग चाहते हैं उनको फिर मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिले और तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आज मैं नामांकन में था, घनश्याम अरोड़ा जी का नामांकन था यमुनानगर में और सुबह सुबह बारिश भी थी और बारिश शुरू हुई तो नामांकन शुरू का जुलूस शुरू हुआ। हजारों की भीड़ थी साहब, हजारों की भीड़। तो हजारों की भीड़, उनका चेहरा, उनका नाचना, उनका मुस्कुराना, उनका उल्लास, ये बता रहा था कि ये चाहते क्या हैं। भाजपा भाजपा कहो दिल से, भाजपा फिर से कहो दिल से, भाजपा फिर से, हर व्यक्ति ये नारा दे रहा है। इसका मतलब सबके दिल में कमल का फूल है, भाजपा है। और जब इतने सारे लोगों के दिल में कहो दिल से भाजपा फिर से है तो निश्चित रूप से तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मंत्री जी, वहाँ पर 2 मंत्रियों की टिकट करके 4 विधायकों को टिकट नहीं मिला। उधर कांग्रेस भी जो है सीएम के उसे लेकर उनको छटाकटी चल रही है कांग्रेस में भी, उसे कैसे दिखते हैं? नहीं, हमने पूरी सूची जारी कर दी और कांग्रेस के अंदर घबराहट है, इसलिए आपने देखा होगा कांग्रेस अभी भी सूची जारी नहीं कर पा रही। और हमने पूरी सूची जारी की है और जारी आपने विशेषता देखी होगी सूची के, सबको सम्मान दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के यदि किसी कार्यकर्ता के मन में था कि मुझे टिकट मिलना चाहिए और किसी कारण से दूसरे कार्यकर्ता को मिला है और जरा मरा सी उसने नाराज़गी भी दिखाई है, तो साथ साथ एक बात जोड़ी है। उसने कहा मैं नाराज़ इसलिए थोड़ी देर के लिए हुआ चूँकि मैं भी टिकट चाहता था, लेकिन भाजपा मेरी माँ है और भारत माता को मजबूत करने के लिए भाजपा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। तो जो थोड़ी बहुत ही नाराजगी किसी ने दिखाई भी 1-2 सीटों पर, वो सब के सब मुख्य धारा में आ गए हैं, सब काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है। यहाँ परिवारवाद नहीं है कि नेहरू के अलावा कोई बोल नहीं सकता। एक ही परिवार है जो लंबे समय तक जो है वो अपनी धींगा मस्ती चला रहा है कांग्रेस के अंदर। यहाँ आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र है, यहाँ लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। एक सामान्य गाँव का व्यक्ति, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आज रक्षा मंत्री है। सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, एक बहुत गरीब के घर में पैदा हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। और रक्षा मंत्री देखो, गृह मंत्री हमारे बूथ अध्यक्ष थे गृह मंत्री योगी जी, देखो आप बहुत सामान्य गांव में, बहुत सामान्य परिवार में वो पैदा हुए और आज वो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं दुनिया के। तो इसलिए सामान्य परिवारों को भी यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार है। तो ये थे मंत्री जी जिन्होंने कहा कि भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर रहा है, हरियाणा में भी वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन और सहयोग के साथ मैं योगेश आर्य। बलरामपुर जिला एक बार फिर IGRS रैंकिंग में अव्वल आया है। सभी थानों पर 100% जनसुनवाई के प्रार्थना पत्रों को निस्तारण किया गया है। आपको बता दें कि IGRS के
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अगस्त और सितंबर की रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग में बलरामपुर ने बाजी मारी है। बलरामपुर जिला जनसुनवाई के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण और फीडिंग में अव्वल रहा है। जिले के 16 थाने ने पहला स्थान पाया है। बलरामपुर पुलिस को नंबर 1 का खिताब लगातार दूसरे महीने, पिछले महीने मिला था और इस महीने में मिला है। और पूरी पुलिस टीम जन समस्याओं के निस्तारण को काफ़ी संजीदगी से देख रही है और जैसा शासन का गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग द्वारा निस्तारण किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही हम लोग निस्तारण करते रहेंगे। इटावा जिला कारागार में बंद कैदी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आनन फानन में कैदी को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कैदी को भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टर ने कैदी की स्थिति में सुधार बताया है। ये यूटी नौसाद है जिसकी उम्र 40 वर्ष है। ये इटावा डिस्ट्रिक्ट जेल से आया है। ये इसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसको जिला अस्पताल इमरजेंसी लेकर आए थे, जिसका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल इमरजेंसी मेल वार्ड में चल रहा है और इसको हमने भर्ती कर लिया है। बताए अनुसार फिनाइल का सेवन लिया था इसने और बाकी इसका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल इमरजेंसी में चल रहा है। इसकी सूचना हमने थाना सिविल लाइन को दे दी। वहीं गोंडा के इटियाथोक विशुनपुर संगम के मजरा मधई जोत में संक्रमण फैलने से एक परिवार की 2 सगी बहनों और एक अन्य बच्चे की मौत हो गई। तीनों बच्चों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे डायरिया से ग्रसित थे। वहीं बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव में छिड़काव और दवा वितरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की तरफ से एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है और जहां भी कोई बीमार है उनका टीम तुरंत पहुंचकर इलाज कर रही है। इटियाथोक ब्लॉक में मधई जोत नाम का एक गांव है, जिसमें हमें शाम को सूचना मिली थी कि 3 लोगों की डेथ हो गई है डायरिया से। जाने पर स्थिति पता चली कि 7, 8, 9 तारीख को घर के एक सदस्य की बच्चों की मृत्यु हुई है और टीम भेजी गई। टीम ने देखा कुछ लोगों की तबीयत और खराब थी तो उनको भी इटियाथोक CSC पर लेकर आए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वो लोग बिल्कुल ठीक है। कुछ सूत्रों से पता चला है कि उनके यहाँ कुछ जन्मदिन का कार्यक्रम था और हो सकता है उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ हो। वैसे वहां पर पास ही में, घर के पास ही एक तालाब भी है, बिल्कुल नजदीक में, और शैलो हैंडपंप भी है। अब रुक करेंगे कानपुर से खबर का, जहां पटरी पर सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की कोशिश का मामला बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। मामले में ADG रेलवे प्रकाश बर्राजपुर घटनास्थल पर पहुंचे और ADG ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। रेलवे की व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है और घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रचने वालों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत एक गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश GRP की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94 54 40 25 44 9454402544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपकी सूचना गोपनीय रखा जाएगा। जो लाभप्रद सूचना देगा उनको हम पुरस्कार भी देने के लिए तैयार हैं।
झांसी जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस के M3 कोच की छत से अचानक पानी गिरने लगा, जिसके चलते कोच में सफर कर रहे मुसाफिरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिकायत करने के बाद ट्रेन के झांसी पहुंचने पर 2-3 रेलकर्मी पहुंचे और जहां से पानी टपक रहा था उससे फर्श को साफ कर उस जगह पर बाल्टी लगाकर चले गए। शिकायत मिलने के बाद ट्रेन अटेंड करने पहुंचे रेलवे के जेई का कहना है कि इसका समाधान रेलवे वर्कशॉप में होगा। पानी बरसने के लिए किस ट्रेन में? 22-121। तो आपने उसकी जांच करी है? जांच की है हमने। क्या पाया गया सर? पानी हल्का टपक रहा है। तो इसके लिए आपने यहाँ से कोई कार्रवाई हुई है या अगले स्टेशन पे होगी? कार्रवाई तो ये वर्कशॉप में ही होगी, उचित वर्कशॉप आईओ से। मैं कटनी से निजामुद्दीन जा रहा हूँ। कौन सी ट्रेन है सर ये जबलपुर एक्सप्रेस, कोच नंबर M3। इसमें पानी की लेके समस्या आ रही है, क्या समस्या है? बारिश की वजह से पानी आ रहा है। पानी कहाँ से आ रहा था? पानी छत से। काफी तेजाई में आ रहा था? हाँ, काफी तेज आ रहा है। तो आप लोगों ने शिकायत की? हमने शिकायत की, ये नंबर लिखा सामने विंडो के ऊपर। क्या समाधान हुआ? उसके लिए कोई समाधान नहीं हुआ। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हर पल जो है डरे हुए कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजे या ना भेजे। स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है, यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है।